प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजी सर पर। बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार ये सेशन है, क्योंकि ओरिजिनल पेपर का आप लोग के साथ डिस्कस होने वाला है। यहाँ पर देखिए 2025 में आप एग्जाम में बैठने वाले हैं। 400 एससी सेट का यदि आप पेपर देने वाले हैं तो ये पेपर आपका है। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। शिक्षा शास्त्र का, पेडागोगी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वायरल पेपर है। जबरदस्त तरीके से इसे वायरल कर दीजिएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग इसे लेकर। और ये लेटेस्ट है आपका, देखिए 2025 पेपर मिलने से पहले आपके पास पेपर आ चुका है। और 6 मार्च को आप लोगों को पेपर देना है प्रिय विद्यार्थियों, तो जबरदस्त तरीके से इसे पूरा तैयार करके ही जाइएगा। चलिए पूरे फुल सॉल्यूशन के साथ ये आपके साथ डिस्कस होने जा रहा है। ये जो बातें लिखी गई रहती हैं निर्देशन में उसको पढ़ लिया करिए। अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। पहला देखिए बहुविकल्पी प्रश्न का क्या है। अधोलिखित में पवज्जा संस्कार किस काल की शिक्षा से संबंधित है। देखिए पवज्जा संस्कार की अगर बात करें हम लोग तो वैदिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, आधुनिक शिक्षा। तो देखिए पवज्जा संस्कार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये जो है बौद्ध शिक्षा से संबंधित है। किससे? बौद्ध शिक्षा से संबंधित जो है वो पवज्जा संस्कार होता है। ठीक है ना। यानी पवज्जा जो होता है वो बौद्ध धर्म में देखा जाए तो एक दीक्षा का एक संस्कार है, जिसके द्वारा एक आम आदमी जो होता है वो नौसिखिया बन जाता है। तो पहले का विकल्प नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग पेपर को लेकर दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है प्रश्न आपका, कोठारी आयोग से है। किससे संबंधित है? कोठारी आयोग की नियुक्ति कब हुई? ये कोठारी आयोग की नियुक्ति बारे में हम लोग बात करें 1960 में, 1962 में, 1963 में, 1964 में। तो कोठारी आयोग जो की नियुक्ति हुआ था प्रिय विद्यार्थियों, हुआ था 1964 में। कब हुआ था? 1964 में। तो 14 जुलाई 1964 को जो हुआ था ये कोठारी आयोग का नियुक्ति हुआ था। कब हुआ था? 14 जुलाई 1964 को। देखिए कोठारी इसलिए नाम देखिए पड़ा है क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। क्या नाम था उनका? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है। महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा योजना का नाम क्या था? महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा योजना का नाम क्या था? वर्धा योजना, स्त्री शिक्षा योजना, बेसिक शिक्षा योजना, जल विद्युत शक्ति। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, महात्मा गांधी द्वारा जो प्रतिपादित शिक्षा योजना था उसका नाम था वर्धा योजना नाम था। क्या नाम था? वर्धा योजना नाम था। यानी वर्धा योजना जो था, वर्धा शिक्षा योजना जो था, महात्मा गांधी जी की भारत को जो देन है उसमें बुनियादी शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका मानना था। नई तालीम की बात किया गया, बुनियादी तालीम की बात किया गया, जिसे हम लोग बेसिक शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। 23 अक्टूबर 1937 को जो है नई तालीम की योजना बनाई गई और राष्ट्रव्यापी व्यापारिक रूप से इसे जाना गया। ये आपका इंपॉइंट रहेगा। चौथे इंपॉइंट प्रश्न की मुझे बढ़ते देखिए, पर्यावरण शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ा गया। तो पर्यावरण शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में कब जोड़ा गया? तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये जो था वो मुख्य रूप से जो है 1964-65 में था। 65 में देखिए, यहाँ पर 1970 में, 1975 में, 1978 में। देखिए ये देखा जाए तो 1930 के दशक में ही आ गया था। देखिए कोठारी आयोग जब 1964-66 में स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा को जरूरी बताया गया था, ठीक है ना, तो उसी समय देखिए मुख्य रूप से जो है इसको लेने का काम किया गया था। तो देखिए 1965 हम लोग यहाँ पर जो है मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोठारी आयोग जब बनाया था उसी समय जो है पर्यावरण शिक्षा को भी इसमें शामिल करने की बात की गई थी। ठीक है, पांचवें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते देखिए, बाढ़, भूकंप, चक्रवात तथा सूखा आदि आपदाओं के पीछे निहित कारक कौन से हैं? बाढ़, भूकंप, चक्रवात, सूखा, जितने भी सब चीजें आपदाएं आती हैं उनमें कौन कारक होता है महत्वपूर्ण रूप से? ठीक है ना। दैवी प्रकोप हो गया आप लोगों का। ठीक है ना, क्या हो गया? दैवी प्रकोप हो गया। संबंधित कारक, पाप में वृद्धि संबंधित कारक, प्राकृतिक कारक, मानव द्वारा पर्यावरण प्रकृति में वृद्धि। तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक कारक जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर निश्चित उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। किसमें बढ़ते हैं? निश्चित उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। देखिए ये भी बहुविकल्पी की तरह ही है और सॉलिड नंबर देकर जाता है ये भी, तो जबरदस्त तरीके से इसे भी देख लीजिए आप लोग। देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों का, राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई थी? देखिए राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना जो हुआ था प्रिय विद्यार्थियों वो सन 1979 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1979 में। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग का। थार्नडाइक ने अधिगम के कितने नियम प्रतिपादित किए हैं? देखिए थार्नडाइक की बात हो रही प्रिय विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
थायरडाइक जो थे, अधिगम के 3 मुख्य नियम बताए थे उन्होंने, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, मंजूर सर, प्रभाव का नियम। ये देखिए थोड़ा पेरेंट्स से किसी फोन आ रहा है, लीजिए। तो थायरडाइक के अधिगम में देखिए मुख्य रूप से जो नियम आया था वो कौन कौन था, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो ये मुख्य रूप से जो है थायरडाइक के प्रमुख नियम है जो बार बार परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं। आगे जब बढ़ते हैं फिर विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान केंद्रित करने या अवधान का क्या अर्थ है। ध्यान केंद्रित करने या अवधान का क्या अर्थ है। देखिए ध्यान केंद्रित करना या अवधान क्या होता है, एक मुख्य रूप से देखा है तो मानसिक क्रिया है। क्या है ये, मानसिक क्रिया के रूप में होता है जिसमें हमारी चेतना किसी व्यक्ति, विषय या वस्तु पर केंद्रित होती है। ठीक है ना। ध्यान मतलब जैसे कहा गया कोई परमात्मा का ध्यान लगा रहा है, कोई अध्यात्म का ध्यान लगा रहा है, कोई किसी व्यक्ति का या कोई अपने सगे संबंधियों का ध्यान लगा रहा है। तो एक मानसिक क्रिया होती है जिसमें चेतना जो होता है वो किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु पर विशेष रूप से केंद्रित होता है, उसे हम लोग ध्यान केंद्रित या अवधान के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए ये प्रश्न था प्रिय विद्यार्थियों। बढ़ते हम लोग 5वें प्रश्न की ओर। दंड के विभिन्न उद्देश्य बताइए। दंड के विभिन्न उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। देखिए दंड के विभिन्न उद्देश्य अगर देखा जाए तो पहला जो होता है वो होता है प्रतिशोधात्मक उद्देश्य होता है। क्या होता है, प्रतिशोधात्मक उद्देश्य के बारे में कहा जाता है। दूसरा अगर देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों तो ये होता है सुधारात्मक उद्देश्य होता है। क्या होता है, सुधारात्मक उद्देश्य। तीसरा जो होता है वो प्रतिरोधात्मक उद्देश्य होता है। क्या होता है, प्रतिरोधात्मक उद्देश्य होता है। और चौथा जो इसमें इंपॉर्टेंट रूप से शामिल है वो परिणाम का बोध कराने का उद्देश्य, यानी परिणाम का बोध कराने का उद्देश्य इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो 5वें का ये चारों लोग जो होगा ये आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग यहाँ पर 6वें पॉइंट प्रश्न की। देखिए 6वां हम लोग का इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि लिखिए। मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि क्या होता है। अत्यंत मंद बुद्धि बालक जो होता है उसकी बुद्धि लब्धि जो होता है वो 70 से 79 होता है। ठीक है ना, 70 से 79 के बीच में, यानी 70 से 79 के बीच में, तथा 70 से 79 तथा मंद सामान्य बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 80 से 89 के बीच में होता है। कितना, 80 से 89। ठीक है, तो ये निश्चित उत्तरी प्रश्न थे प्रिय विद्यार्थियों। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर अति लघु उत्तरी प्रश्नों की ओर। देखिए अति लघु उत्तरी प्रश्नों में जब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर तो आपका प्रश्न जो है बौद्ध काल में, इसमें बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। बौद्ध काल में अगर बात किया जाए तो स्त्रियों अर्थात बालिकाओं को जो है शिक्षा दिए जाने की सुचारू व्यवस्था थी। इसका प्रमाण अगर देखा जाए तो इस काल में अनेक जो विदुषी स्त्रियां भी हुई थी प्रिय विद्यार्थियों, जैसे अनुपमा जी हो गई, सुमेधा, विजयका और शुभा जी। तो मतलब अनुपमा, सुमेधा जी, विजयका जी और साथ ही साथ सुभा, ये सभी लोग जो हो गए वो मुख्य रूप से जो है विदुषी स्त्रियां थी जो बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा के लिए जो है ये बताती है कि नहीं वास्तव में बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा प्रबल रूप से था। बौद्ध काल में अनेक स्त्रियों ने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार में भी अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यानी बौद्ध काल में अनेक स्त्रियों ने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, परंतु बालिकाओं की शिक्षा की कोई सार्वजनिक व्यवस्था नहीं थी। ठीक है ना, सार्वजनिक रूप से देखा जाए तो व्यवस्था नहीं था लेकिन फिर भी शिक्षित लोग थे। ठीक है ना, बालिकाओं के लिए विशेष रूप से कोई शिक्षा का सार्वजनिक व्यवस्था नहीं किया गया था लेकिन फिर भी महिलाएं को शिक्षा दिया जाता था। पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्य क्या है। देखिए पर्यावरण शिक्षा परिधन आवरण शिक्षा, देखिए प्रकृति का संतुलन बनाए रखना ना, इसीलिए देखिए सतत विकास की बात होता है कि वर्तमान का विकास करना लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए। पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्य क्या है। पर्यावरण शिक्षा जो होता है इस युग की प्रबल मांग है प्रिय विद्यार्थियों। पर्यावरण शिक्षा जो होता है इस युग की प्रबल मांग है और इस उपयोगी शिक्षा की प्रमुख इस उपयोगी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य अगर देखा जाए तो समस्त नागरिकों को पर्यावरण और पर्यावरण संबंधित जो होता है विभिन्न समस्याओं के प्रति जो है जागरूक करना बहुत जरूरी है। यह जागरूकता ही पर्यावरण की सुरक्षा में सहायक होगा और पर्यावरण शिक्षा की व्यवहारिक लक्ष्य पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना होता है ना। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना भी जो होता है वो पर्यावरण शिक्षा का बहुत ही बड़ा लक्ष्य होता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा आप लोगों का। 9वां देखिए प्रश्न क्या है विद्यार्थियों, जबरदस्त तरीके से शेयर कीजिएगा। शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलता है विद्यार्थियों तो खुद भी लाभ उठाइए इसका और दूसरों को भी इससे लाभान्वित कीजिए। सामाजिक शिक्षा की एक स्पष्ट परिभाषा लिखिए। सामाजिक शिक्षा की स्पष्ट परिभाषा क्या है। हुमायूं कबीर के अनुसार अगर देखा जाए तो सामाजिक शिक्षा को अध्ययन के एक प्रकार के पाठ्यक्रम के रूप में जो है परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य क्या होता है, लोगों में नागरिकता की चेतना क्या करना, उत्पन्न करना। लोगों में क्या करना, नागरिकता की चेतना को उत्पन्न करना और उनसे सामाजिक
सुसंगठिता की भावना को उद्धृत करना या उसका वृद्धि करना, उसमें विकसित करना। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से इसमें शामिल होता है। ठीक है, चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 10वां हम लोग का प्रश्न क्या है, सकारात्मक प्रेरणा तथा नकारात्मक प्रेरणा से क्या आशय है। सकारात्मक प्रेरणा तथा नकारात्मक प्रेरणा से क्या आशय है। देखिए प्रेरणा देखा जाए तो मुख्यतः दो प्रकार की होती है प्रिय विद्यार्थियों, सकारात्मक प्रेरणा जिसे हम लोग कहते हैं और साथ ही साथ नकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। क्या कहते हैं, सकारात्मक प्रेरणा और साथ ही साथ नकारात्मक प्रेरणा। इन दोनों प्रकार की प्रेरणाओं का सामान्य परिचय जो है निम्नलिखित प्रकार से होता है। पहला देखिए क्या है, सकारात्मक प्रेरणा। सकारात्मक प्रेरणा के बारे में अगर बात करें तो इसे आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, आंतरिक प्रेरणा के रूप में भी जानते हैं सकारात्मक प्रेरणा को। इस प्रेरणा में क्या होता है, व्यक्ति किसी कार्य को जो होता है अपनी इच्छा से करता है, तो इसे सकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। नकारात्मक प्रेरणा में देखा जाए तो इसमें व्यक्ति किसी कार्य को जो होता है स्वयं अपनी इच्छा से न करते बल्कि अन्य व्यक्तियों की इच्छा या बाह्य प्रभाव के कारण ऐसा करता है। ठीक है, तब किसी बाहरी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार या बाह्य प्रभाव की वजह से उस व्यक्ति को वो कार्य करना पड़े तो उसे हम लोग नकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। जबकि सकारात्मक प्रेरणा का मतलब होता है कि व्यक्ति खुद करने के लिए उस चीज को बाध्य होता है। ठीक है ना, अध्यापक पुरस्कार देता है, जैसे प्रशंसा किया जाता है किसी का, निंदा किया जाता है आदि, जो प्रयोग करके अपने छात्रों को नकारात्मक प्रेरणा प्रदान किया जाता है। ठीक है ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का प्रश्न। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए 11वां प्रश्न क्या है, दंड व्यवस्था के मुख्य लाभ क्या है। दंड व्यवस्था के मुख्य लाभ क्या है। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो दंड व्यवस्था के मुख्य रूप से लाभ जो है निम्न प्रकार होते हैं। पहला देखा जाए तो त्रुटियों पर रोक होता है। क्या होता है, त्रुटियों पर रोक होता है। किसी गलती या त्रुटि पर यदि छात्र को दंड मिल जाता है तो वह उस गलती से दूर रहने की कोशिश करता है तथा पुनः उससे बचता है। तो इससे हम लोग कहते हैं कि त्रुटियों पर रोक, यानी कोई बच्चा जब गलती करता है तो उस गलती को दोबारा दोहराता नहीं है। तो दंड व्यवस्था में पहला हो जाएगा त्रुटियों पर रोक। देखिए दूसरा अपराधों में कमी देखा जाए तो अपराधों में कमी भी देखने को मिलता है, यानी दंड व्यवस्था से छात्रों की अपराधी प्रवृत्ति पर भी रोक लगती है, जिससे उसके अपराधों में निरंतर कमी आने लगती है। अपराधों में कमी के रूप में अगर देखा जाए तो दंड व्यवस्था से छात्रों की अपराधी प्रवृत्ति पर भी रोक लगता है, जिससे उसके अपराधों में निरंतर क्या है, कमी आने लगता है। चौथा देखा जाए इंपॉर्टेंट जो होता है तो अपराधों पर नियंत्रण। अपराधों पर नियंत्रण के रूप में अगर देखा जाए तो यदि किसी एक छात्र को अनुचित कार्य करने पर दंड मिलता है, यदि किसी एक छात्र को अनुचित कार्य करने पर दंड मिलता है तो अन्य छात्र भी उस कार्य को करने से बचते हैं। ठीक है, तो अन्य छात्र भी जो होते हैं उस कार्य को करने से बचते हैं क्योंकि उन्हें भी दंड पाने का भय लगता है। इस प्रकार भावी अपराधों पर जो होता है वो नियंत्रण हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, अपराधों पर नियंत्रण भी देखने को मिलता है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का दंड व्यवस्था के महत्वपूर्ण रूप से जो हो गए आपके मुख्य लाभ क्या क्या देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। देखिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान अगर देखा जाए तो क्षेत्र जो है अत्यधिक व्यापक एवं विस्तृत है। ठीक है ना, बहुत ही व्यापक है और बहुत ही विस्तृत रूप में है ये मानसिक स्वास्थ्य। देखिए क्या होता है, विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र जो होता है संपूर्ण जीवन है। व्यवस्थित अध्ययन के लिए देखा जाए तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र को जो होता है 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये भाग या क्षेत्र जो होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं, सामान्य व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन, यानी सामान्य व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन जो होता है वो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा देखिए हो गया मानसिक रोगों एवं रोगियों का अध्ययन जो होता है ये भी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत आता है। और तीसरा जो हो गया पूरे समाज का अध्ययन, तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत ये भी आता है, पूरे समाज का अध्ययन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग बढ़ते हैं तो क्या क्या प्रश्न है आप लोगों के लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में। तो प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद क्या था, गांधी के शैक्षिक विचारों पर प्रकाश डालिए, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, वायु प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए, महिला शिक्षा की प्रगति के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन करना है, मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए, अधिगम से आप क्या समझते हैं, अधिगम की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर तो 19वां हम लोग का देखिए प्रश्न है। इन प्रश्नों को देख लीजिए आप लोग और स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा। देखिए दोनों प्रश्नों को पहले पढ़ लेना चाहिए, किस प्रश्न पर आप बेहतर लिख सकते हैं तो अथवा करके तो उसमें यहाँ पर प्रिय विद्यार्थी उसको लिखने का प्रयास किया करिए।
पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों की व्याख्या करना। देखिए बहुत ही जानदार प्रश्न है, आराम से लिखने लायक। देखिए थार्नडाइक तो जानते ही हैं आप कितने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ये इनका बार बार प्रश्न पूछा जाता है, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से था ये आप लोग का पेपर। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, इस पेपर को ध्यान से आप सभी लोग देख लीजिए और जबरदस्त तरीके से इसे जो है अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ जो है इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। तो बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार ये पेपर 6 मार्च के लिए आप 6 मार्च 2025 के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं, जिस दिन आपका शिक्षा शास्त्र का पेपर है प्रिय विद्यार्थियों। तो बेहतर तरीके से आप इस पेपर को दीजिए और बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी एक अलग पहचान बनाइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।